दोस्तों, कभी सोचा है कि वो यूरोप जो हमेशा इसराइल के साथ खड़ा रहा अचानक फलस्तीन को तस्लीम करने पर क्यों तैयार हो गया? क्या वाकई यूरोपीय मुमालिक की आंखों में फलस्तीनियों के लिए कोई इंसानी हमदर्दी जाग उठी है, या फिर इस फैसले के पीछे कोई और खौफ है, कोई और हकीकत है जो वो खुलकर बयान नहीं करता? ये सिर्फ एक सियासी मामला नहीं, ये कहानी है ताकत के नशे की, नस्ल परस्ती की और उस खतरे की जिसने यूरोपीय ऐवानों को हिलाकर रखा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तबस्सुम रज़ा। दोस्तों, इस वक्त इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू दुनिया के सामने एक ऐसे किरदार के तौर पर उभर रहे हैं जिसे कई लोग दूसरा हिटलर कहने लगे हैं। वही गुरूर, वही तकब्बुर, वही नस्ल परस्ती और सुपीरियर कम्प्लेक्स। आज उसका निशाना फलस्तीनी है, लेकिन कल वही नजरिया यूरोपीय कौमों के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। यही खौफ है जो यूरोपीय हुक्मरानों को मजबूर कर रहा है कि वो फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने की तरफ कदम बढ़ाएं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कदम वाकई इंसानी हमदर्दी के लिए उठाया जा रहा है, या सिर्फ अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए उठाया जा रहा है? अगर तारीख पर निगाह डालें तो ये सब कुछ आज से नहीं बल्कि सदियों से जारी है। 1917 का बेलफोर डिक्लेरेशन, बरतानवी मैंडेट और फिर 1948 का नकबा, जब लाखों फलस्तीनी अपने घरों से बेदखल किए गए और इसराइल एक रियासत के तौर पर उभरा, उस वक्त यूरोप खामोश रहा। 1967 की जंग के बाद इसराइल ने मजीद फलस्तीनी इलाकों पर कब्जा करना शुरू किया और कब्जा कर लिया, और फिर भी यूरोप और अमेरिका इसराइल के साथ खड़े रहे। फलस्तीनी दुहाइयां देते रहे, लेकिन किसी ने सुनना तक गवारा नहीं किया। अब हालिया बरसों की तरफ आए। 2023 से 2025 के दरमियान गजा पर जो कयामत गुजरी, दुनिया ने अपनी आंखों से देखी। बच्चों की लाशें, मलबे तले दबी औरतें, तबाहशुदा स्कूल और अस्पताल, भूख और बीमारी, ये सब मंजर दुनिया के सामने थे। अक़वाम मुत्तहिदा में बार बार करारदादें आई। दुनिया के मुमालिक ने फलस्तीनी अवाम के साथ खड़े होने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हम फलस्तीनी अवाम के साथ हैं, लेकिन हर बार अमेरिका ने वीटो पावर का इस्तेमाल करके इसराइल को बचा लिया। यहाँ सबसे अहम सवाल खड़ा होता है कि जमहूरियत का मतलब आखिर क्या है? आखिर जमहूरियत कहते किसे हैं? जमहूरियत का बुनियादी असूल ये है कि अक्सरियत की राय को तस्लीम किया जाए, जिस साइड लोग ज्यादा हों उनकी राय को अपनाया जाए। लेकिन जब एक मुल्क अपनी वीटो पावर के जरिए दुनिया के 142 मुमालिक की राय को दबा देता है, तो फिर ये जमहूरियत कहाँ गई? 2025 में ऐसा ही हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा में 142 मुमालिक ने फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने के हक में वोट दिया। सिर्फ 9 मुमालिक ने मुखालफत की और 32 ने गैर हाजिर रहने को तरजीह दी। अक्सरियत बिल्कुल वाज़ेह थी, लेकिन अमेरिका ने वीटो का बटन दबाकर पूरी दुनिया की राय को रद्द कर दिया। नतीजा ये निकला कि फलस्तीन को अब भी वो हक नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए था, जिसके वो हकदार थे। यहाँ तजाद सबसे ज्यादा खुलकर सामने आता है। अमेरिका खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है, वो जमहूरियत का बाप बनने की कोशिश करता है, लेकिन जब फलस्तीन की बात आती है तो वही अमेरिका जमहूरियत के असूलों को पैरों तले रौंद देता है। सवाल यह है कि क्या जमहूरियत सिर्फ वहां लागू होती है जहां अमेरिका के मफादात महफूज हों? अगर वाकई दुनिया को जमहूरियत पर चलना है तो सबसे पहले अक़वाम मुत्तहिदा से वीटो पावर खत्म होनी चाहिए, वरना यह इदारा ताकतवरों की लौंडी बनकर रह जाएगा। यूरोप को अच्छी तरह अंदाजा है कि नेतन्याहू का नजरिया सिर्फ फलस्तीन तक महदूद नहीं, वो एक ऐसे सुपीरियर कम्प्लेक्स का शिकार है जो कल को यूरोप के लिए भी एक बड़ा खतरा बन सकता है। अगर ग्रेटर इसराइल का ख्वाब हकीकत बन गया तो मशरक़ वस्ता में आग लगेगी, जो मुहाजिरीन की शक्ल में, दहशतगर्दी की शक्ल में और मुआशी बहरान की शक्ल में यूरोप तक पहुंचेगी और यूरोप को जला देगी। इस वक्त यूरोपीय अवाम पहले ही लाखों की तादाद में सड़कों पर निकलकर अपनी हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं। यही अवामी दबाव है जिसने यूरोपीय हुक्मरानों को मजबूर कर दिया है कि वो फलस्तीन को तस्लीम करने की तरफ अपना कदम बढ़ाएं। लेकिन हकीकत यह है कि ये कदम ज्यादातर अपने बचाव के लिए है, ना कि फलस्तीनी अवाम की मोहब्बत में, जो कि इस अवाम को समझ आ रही है कि उन्हें लग रहा है कि ये फलस्तीन के हक में है, यहाँ पर फलस्तीन का मुफाद ज्यादा है। ये भी सोचने की बात है कि जब 142 मुमालिक एक बात पर मुत्तफिक हैं, तो फिर चंद ताकतवर मुमालिक की हट दर्मी के आगे पूरी दुनिया क्यों मजबूर है? ये सूरत हाल एक बार फिर इस हकीकत को सामने लाती है कि असल ताकत अवामी राय में नहीं बल्कि ताकतवरों के हाथ में मुर्तकिज है। लेकिन ये हमेशा नहीं चलेगा। तारीख गवाह है कि ताकत का नशा वक्ती होता है और बिलाखिर अवामी राय ही गालिब आती है। यूरोप का ये कदम अगरचे ताखीर से उठाया गया है, लेकिन फिर भी एक अहम मोड़ है। अब जरूरत इस बात की है कि सिर्फ अल्फाज और करारदादों पर इक्तफा ना किया जाए, बल्कि अमली इक़दामात किए जाएं।
اسرائیل کے ساتھ تعلقات محدود کیے جائیں، تجارتی دباؤ ڈالا جائے اور اس کے مظالم کو عالمی سطح پر بے نقاب کیا جائے۔ صرف اسی صورت میں فلسطینی عوام کو انصاف مل سکتا ہے، یہی ایک حل ہے۔ آخر میں یہ بات ذہن نشین کرنی ہوگی کہ فلسطین کی آزادی صرف فلسطینی عوام کی جدوجہد نہیں بلکہ پوری انسانیت کی جدوجہد ہے۔ اگر آج ہم خاموش رہے تو کل یہی آگ ہمارے اپنے گھروں تک پہنچے گی۔ اس لیے یہ وقت ہے کہ دنیا با یک زبان ہو کر کہے، انصاف سب کے لیے، مساوات سب کے لیے اور آزادی ہر مظلوم کے لیے۔ تو ناظرین، اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو۔